जो अफवाहें फैली हुई हैं उसी को यकीन करते रहते हैं और सबको लगता रहता है कि सारे बैंक ही बेकार। काफ़ी लोगों को तो ये भी लगता है कि उनके पैसे जो है वो किसी भी बैंक में सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि क्यों नहीं सुरक्षित। बैंक्स के बारे में ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो और चाहे वो एक बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो। बैंकिंग में सबको पता है कि बैंकिंग में आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, जरूरत पड़ने पे वो पैसे विड्रॉ कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पे आप लोन भी बैंक से ले सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर लोगों को बैंकिंग के बारे में सिर्फ इतना ही पता होता है। काफ़ी लोगों को तो ये भी लगता है कि उनके पैसे जो है वो किसी भी बैंक में सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि क्यों नहीं सुरक्षित। अब उनको एनपीए के बारे में यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में नहीं पता और जो अफवाहें फैली हुई हैं उसी को यकीन करते रहते हैं और सबको लगता रहता है कि सारे बैंक्स ही बेकार हैं, सारे बैंक्स डूब सकते हैं कभी ना कभी। पीछे जो कुछ बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल ही डूब गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बैंक्स ही बेकार हो गए। दोस्तों बैंकिंग में आपके पास काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ होती हैं जो कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपको ये बात मैं बता दूं कि अगर आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं है तब भी आप बैंक से पैसे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी बैंक जो है एक गारंटर के तौर पे भी कभी ना कभी काम आ जाता है। दोस्तों बैंकिंग में आप लोन तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको अलग अलग और भी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में यही कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बैंकिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, बैंकिंग टर्म्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कवर करते हैं एनपीए, जो सबसे मेजर रीज़न होता है किसी भी बैंक के डूबने का, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता ही क्या है? दोस्तों जब भी कोई बैंक का कर्जदार या जिसने भी बैंक से लोन लिया होता है वो लगातार 3 महीने तक बैंक की ईएमआई या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आगे जो है वो बंदा लोन देने के कैपेबल नहीं है और वो बैंक का पैसा डूब गया है। दोस्तों एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि टोटल बैंक्स में जो अभी तक का एनपीए पड़ा हुआ है टोटल वो 8.5 लाख करोड़ का पड़ा हुआ है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कुछ बैंक्स ने पिछले ऐसे यही गलती करी थी कि कुछ गिने चुने कस्टमर्स को बड़ा अमाउंट का लोन दे दिया था और उन्हीं कस्टमर्स ने वो लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो बैंक डूब गया था। तो ये भी मिथ अपने आप दिमाग से दूर कर देना कि सारे बैंक्स बेकार होते हैं। अगर आप किसी के बैंक की आपको रिलायबिलिटी चेक करनी है या उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करनी है तो आप उसका एनपीए चेक कर सकते हैं। अगर एनपीए उसका कम है तो वो बैंक अच्छा ही जा रहा है और अगर एनपीए ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस बैंक में अपने ज़्यादा पैसे फंसाइए ही मत। तो अब हम बात करते हैं बैंकिंग की वो फैसिलिटी के बारे में जो शायद काफ़ी लोगों को इधर पता भी होगी, और वो फैसिलिटी है दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट की। दोस्तों आमतौर पर आप अपने बैंक अकाउंट से उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि आप अपने मौजूदा बैंक अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं तो वो कैसा रहेगा? दोस्तों यही फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन ही होता है जो बैंक आपको दे देता है, जो आपको एक फिक्स पीरियड में चुकाना भी पड़ता है। इस पे बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो दोस्तों याद रखना ये जो इंटरेस्ट है डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये आप बैंक ओवरड्राफ्ट किसी भी बैंक या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से ले सकते हैं और आपकी जो बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो बैंक्स या एनबीएफसी ही डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की। अब काफ़ी लोगों को जैसे बैंक्स पे भरोसा नहीं है कि बैंक्स कभी भी डूब सकता है, कोई भी बैंक डूब सकता है, ऐसे ही इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे क्यों भरोसा करेगा और एक्सपोर्टर इंपोर्टर पे क्यों भरोसा करेगा? तो दोस्तों इसी भरोसे को बनाने के लिए होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें अगर दोनों का भरोसा मजबूत करने के लिए बैंक जो है उनकी पेमेंट की गारंटी ले लेता है, उनके माल की या शिपमेंट की गारंटी ले लेता है। अब ऐसे में क्या होता है, बायर जो है अपने बैंक को पेमेंट कर देता है और सेलर अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा के पेमेंट ले लेता है और कुछ शर्तें पूरे होने पे, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होने पे बैंक्स जो है अपनी शिपमेंट जो है बायर को रिलीज़ कर देता है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है बैंक्स जो देता है अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों अब मैं आपको बैंक्स की कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स के बारे में बता देता हूं, जैसे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो चलिए हम पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। अब दोस्तों आमतौर पे अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपका अकाउंट खाली है, तो आप बैंक से लोन लेंगे और उस लोन के बिहाफ पे आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे। अब ऐसे ही दोस्तों बैंक भी आरबीआई से लोन लेता है, शॉर्ट टर्म लोन लेता है, यानी 1 से 90 दिन तक का लोन लेता है, जिसके बिहाफ पे बैंक को उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है।
अब दोस्तों इस रेपो रेट का आप पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कस्टमर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर बैंक्स को आरबीआई से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन मिल रहा है तो उसकी जो फंड रेजिंग कॉस्ट है वो कम होगी। अगर उसकी वो कॉस्ट कम है तो कॉस्ट कम होने की वजह से जो भी आपको लोन बैंक्स देता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कम होगा, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, हाउस लोन हो या फिर कोई और लोन भी हो। और वही दोस्तों अगर उसको आरबीआई से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो जो ऑटोमेटिकली आपके लोन्स पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। अब जैसे हमने बैंक्स ने पहले आरबीआई से लोन लिया, ऐसे ही जब बैंक्स के पास कस्टमर्स के काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, अबेंडेंस में पैसे हो जाते हैं, तो वो पैसा वो आरबीआई को दे देता है और उस पर वो आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। अब दोस्तों इस रिवर्स रेपो रेट का आप पे यानी कस्टमर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब भी कैश अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का या महंगाई पैदा होने का खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में जो है आरबीआई क्या करती है, वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। यानी इसका मेन पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने की वजह से बैंक्स के पास अगर जो भी ज़्यादा कैश है वो हमें दे देंगे, यानी आरबीआई को दे देंगे, और उसके बाद वो उनको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट दे देंगे, जिसकी वजह से मार्केट से कैश अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये रीज़न होता है रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर काम आई होगी और आपको ज़रूर पसंद भी आई होगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।